Dear students, welcome to the today lecture of FOM Fundamentals of Management Unit First Overview of Management lecture number 3. In lecture number 3 we will discuss functions of management and managers. तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट और मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शन यानी कि कार्य होते हैं। तो ल्यूथर गुलिक ने कीवर्ड दिया था पोस्ट कॉर्ब, जहां पर P स्टैंड्स करता है प्लानिंग के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग और बी का मतलब होता है बजटिंग। यानी कि गुलिक ने क्या कहा था कि मैनेजर्स के क्या क्या काम होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, रिपोर्ट करना और बजटिंग करना। लेकिन जो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जिनको कि हम पढ़ते हैं वो कूंज और डोनियल ने दिए हैं। क्या मतलब होगा उसका? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो आपके आगे के मॉड्यूल्स हैं, आगे के यूनिट हैं, यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये यही मैनेजमेंट के इन्हीं फंक्शंस पर बेस्ड है। एक यूनिट में हम प्लानिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट में ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर स्टाफिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग पढ़ेंगे और कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि जो मैनेजमेंट या मैनेजर्स के फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये एक सर्किल फॉर्म में दिए गए हैं, ना कि एक स्ट्रेट फॉर्म में। सर्किल फॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये वन टाइम फंक्शंस नहीं है, ये रिपीटेटिव फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। मैनेजर हैं वो कंटिन्यूसली प्लानिंग करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते रहते हैं, स्टाफिंग करते रहते हैं, डायरेक्टिंग करते रहते हैं और कंट्रोलिंग करते रहते हैं। अब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होते क्या हैं, ये अपन अब आगे के टॉपिक में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा? प्लानिंग। प्लानिंग है वो प्लान वर्ड से है, मिलकर बना है। प्लान का मतलब क्या होता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है। बाकी बेसिक का मतलब क्या है कि आगे के जो भी फंक्शंस होंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे तभी फंक्शंस परफॉर्म हो पाएंगे जब जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि वो प्लानिंग है वो होगा। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस करना चाहती है, आज से 4-5 साल के बाद वो कहाँ पर स्टैंड करना चाहती है, कितना मार्केट शेयर चाहती है, किन किन प्रोडक्ट्स में डील करना चाहती है, किन किन मार्केट्स में एंटर करना चाहती है। तो उसके लिए जो डिटेल्ड प्लानिंग की जाती है वो मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन होगा। तो जो फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको हम एडवांस में ही डिसाइड करते हैं कि आज से 5 साल के बाद हम इन इन कंट्रीज में बिजनेस करेंगे, इन इन प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। तो कूंज ने क्या बोला है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। जैसे क्या करना है? इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है। कब करना है? 5 साल के बाद हमें 3 कंट्रीज में अपना बिजनेस करना है। और हाउ टू डू इट, कैसे करना है? मर्जर्स के थ्रू करना है, एक्विजिशन के थ्रू करना है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज के थ्रू करना है, या खुद की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू एंटर करना है। तो बेसिकली प्लानिंग से जो गैप होता है उस गैप को प्लानिंग ब्रिज करने के काम आती है कि आज की डेट में हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ होना चाहते हैं। प्लानिंग जरूरी इसलिए है कि जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हों या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। और जब तक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग नहीं करेगी तो उसे रिस्क रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा। तो जो प्लानिंग की जाती है वो बेसिकली किस लिए की जाती है कि उससे आपको फ्यूचर का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो, रिस्क ना हो फ्यूचर में, और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट और फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्या हो गया? प्लानिंग। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेज को एक जगह एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग्स देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो क्या मतलब हुआ ऑर्गेनाइजिंग का? हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि अगर आपको बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है तो बिजनेस को फंक्शन करने के लिए, रन करने के लिए
जो भी रिसोर्सेज हैं आपको उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हों, टूल्स हों, कैपिटल इक्विपमेंट हो या ह्यूमन रिसोर्स हो। तो उनको जब हम एक्यूमुलेट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में बिजनेस के ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को एक जगह पर एक्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने प्लान किया कि मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन करना है, तो ये तो प्लानिंग हो गई। फिर अब क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या होगा भैया, ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, इसके अलावा वहाँ पर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने के बाद है वहाँ पर लैब्स बनानी पड़ेंगी, वहाँ पर रूम्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करनी होगी कि डायरेक्टर होंगे, दूसरे यहाँ पर है डीन्स होंगे, हर डिपार्टमेंट के एचओडीज होंगे, एडमिन स्टाफ होगा, ग्राउंड स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ होगा। तो ये जो उनके क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनकी क्या क्या अथॉरिटीज़ होगी, तो वो सब आप जो डिसाइड करते हो, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप बनाते हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या काम होता है, एक्टिविटीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना और उन एक्टिविटीज़ को क्लासिफाइड करना। जैसे कि कॉलेज के केस में हो गया, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, नॉन टीचिंग में ग्राउंड स्टाफ हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, टीचिंग में सिविल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, ईसी डिपार्टमेंट हो गया, और अगर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज है तो एमबीए डिपार्टमेंट हो गया। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, हर डिपार्टमेंट में एचओडी होंगे, वहाँ पर फैकल्टीज होंगे, लैब स्टाफ होगा, इसी तरीके से एडमिन में एचआर मैनेजर होंगे, अकाउंट्स मैनेजर होंगे, मार्केटिंग मैनेजर होंगे। उनके जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, उन सबको हम डिसाइड करते हैं कौन किसे रिपोर्ट करेगा। जैसे फैकल्टीज हैं वो एचओडी को रिपोर्ट करेंगे, एचओडी है वो डीन्स को रिपोर्ट करेंगे, डीन्स हैं वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, डायरेक्टर हैं वो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड फंक्शन, स्टाफिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग में आपने नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया है, स्टाफिंग में हम है जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एक्यूमुलेट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिसाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगी, क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या डेजिग्नेशंस होंगे, लेकिन हम उनको जब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के थ्रू फिल करते हैं, उन पोजीशंस को, पर्सन्स को असाइन करते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। डीन डेजिग्नेशन है, डीन काम नहीं करेगा, डीन डेजिग्नेशन पे जो पर्सन है वो काम करेगा, तो उस डेजिग्नेशन का पर्सोनिफिकेशन करना पड़ेगा, उस पर एक पर्सनल को हायर करना पड़ेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैन, और कंटिन्यूसली उसको वैकेंसी को फिल रखना भी स्टाफिंग का काम है। कि अगर कोई फैकल्टी है, कोई वर्कर है, जॉब छोड़कर चला जाता है, तो उस पोजीशन को तुरंत क्या किया जाए, फिल किया जाए। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे, ये आपके सेकंड सेम में सब्जेक्ट आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, फिर जिनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किया है उनको ट्रेनिंग देना, उनको कंपनसेट करना, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये जो सारे के सारे फंक्शंस आएंगे, ये किसके अंडर में आएंगे, स्टाफिंग के अंडर में आएंगे। तो मैन पावर प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, किस किस पोजीशंस पर, किस किस डेजिग्नेशन पर कितना स्टाफ चाहिए, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, उनका फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट करना, उनको सैलरी रिम्यूनरेशन देना, उनकी हर साल परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना। तो ये सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स का काम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम हो गया, जो कि आप सेकेंड सेम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर तो ये केवल यूनिट का एक पार्ट होगा, जबकि सेकेंड सेम में आपका एक पूरा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन देना। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस थे, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर्स थी, जो आपने प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग सही डायरेक्शन में जाए, तो उसके लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो लीड करते हैं अपनी टीम को
उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच एक्यूटेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज, कि हमने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, तो उसके लिए आपको अपने वर्कफोर्स को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो जो डायरेक्शन है उसमें क्या क्या काम किए जाएंगे, सुपरवाइज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, उनको लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी, अपनी जो टीम है, अपनी जो वर्कफोर्स है उससे आपको कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के डायरेक्शन फंक्शन में क्या क्या काम होंगे, सुपरविजन, हर कोई अपने से एक स्टेप नीचे वाले डेजिग्नेशन के पर्सन को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। जैसे कि शॉप फ्लोर वर्कर्स को है वो सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइजर को है मिडिल लेवल मैनेजर्स है वो डायरेक्ट सुपरविजन करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर्स को टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। तो सुपरविजन का मतलब क्या होगा कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके वर्क को चेक करना कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर उनके जो वर्क है वो एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको डायरेक्ट करना। फिर सेकंड क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन किए करना है, जो प्लानिंग की हुई है उसको अचीव करने के लिए इनर फोर्स है वो एक्टिवेट करना अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जिनके थ्रू हम अपने वर्कर को या वर्क फोर्स को मोटिवेट रखते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जिससे कि वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए मोटिवेट रहें। नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब होता है कि अपने वर्क फोर्स को डायरेक्ट करते हुए उनको वो काम कराना जो कि काम वो अकेले नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टारगेट था, आपकी प्लानिंग थी कि आने वाले 3 साल में 25% मार्केट शेयर करना है, अभी आपका मार्केट शेयर 10% है, तो आपको मतलब आने वाले 5 साल में अपना मार्केट शेयर है वो 15% इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप अपनी टीम को आगे से बढ़कर क्या करोगे, लीड करोगे, उनको राइट डायरेक्शन दोगे, उनको मोटिवेट करोगे और उनके लिए आप लीडरशिप स्टाइल्स को यूज करोगे। तो आपका जो लीडरशिप वाला टॉपिक आएगा उसमें हम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ेंगे, कभी मैनेजर ऑटोक्रेट होगा, कभी डेमोक्रेट होगा, कभी कंसल्टेटिव होगा, कभी लेसेस फेयर होगा, जिसके थ्रू अपनी टीम से काम कराता है। तो लीडरशिप का मतलब क्या हो गया, मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट फंक्शन डायरेक्शन में क्या आ गया, कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक लेवल से दूसरे लेवल पर पास होती है, एक्सपीरियंस, ओपिनियन, जिससे कि जो वर्कफोर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो आपको कोई भी प्लानिंग है अगर वो आप अपने पास रखोगे तो वो प्लानिंग इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप अपनी टीम से क्या काम करवाना चाहते हो तो आपकी टीम को काम कब पता चलेगा, जब आप उन्हें क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस किसके अंडर में आ गए, डायरेक्शन के अंडर में आ गए। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, आपने जो प्लानिंग की है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आप अब उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में नहीं है, वो डिविएट है, तो जो आपकी अभी करंट में वर्किंग चल रही है आपको उसे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो अभी करंट में कंप्लीशमेंट किया है, काम को किया है, उसको आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो और देखते हो कि कोई डिविएशन तो नहीं है। अगर वो डिविएशन नेगेटिव है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग की थी कि आने वाले 1 साल में हमारा मार्केट शेयर है वो 5% से इंक्रीज करना है, और अभी है 7 मंथ्स हैं वो पास हो चुके हैं लेकिन अभी 2% ही इंक्रीज हुआ है, तो बचे हुए 5 महीने में अभी आपको 3% और इंक्रीज करना है। तो नॉर्मल जो आप कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो उससे वो पॉसिबल
नहीं हो पाएगा, तो आपको अब उसको डिविएशन आ रहा है तो उस डिविएशन को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वही जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो अगर आप प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम अडोप्ट करोगे तो कोई भी डिविएशन है आप उसको पहले आइडेंटिफाई कर पाओगे और उससे आप करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने बजटिंग की थी, तो अगर वो बजट में जो पैसा है वो ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो तो आप उसे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आप जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को चेक करोगे तो आप उनको कंट्रोल करोगे, वरना अदरवाइज अननेसेसरी की क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है। जब तक कंट्रोलिंग नहीं करोगे आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसका स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनके साथ कंपेयर करना, और लास्ट में करेक्टिव एक्शन करना। जैसे हम अपने उसमें देखते हैं कि भाई हमने देखा कि हमें ग्रेजुएशन में है वो 85% सिक्योर करना है, तो ये आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो गई। अब आपके जो मिड टर्म टेस्ट हुए या यूनिट टेस्ट हुए उसमें आपको लग रहा है कि 70 to 75% आपकी आ रही है, तो वो आपकी अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है। अब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड आपकी 85 थी जबकि एक्चुअल में अभी आपकी 70 या 75% आ रही है, तो 10 से 15% का डिविएशन आ रहा है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे। तो जिन सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, उन सब्जेक्ट को आप वापस से रिवाइज करोगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे, जिससे कि आपकी जो परसेंट का गैप आ रहा था ये गैप क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो ये मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से वे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके अलावा कुछ और मैनेजमेंट के भी फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब आपस में मिलजुल कर कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहें और मिलजुल कर काम करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकें, अचीव हो सकें, और हर कोई एक दूसरे के साथ काम करते टाइम क्या रहे, कंफर्टेबल रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल खत्म हो गया है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट उसकी परचेज डिपार्टमेंट को देगा, परचेज डिपार्टमेंट है वो सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेगा, और अमाउंट के लिए है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसका अमाउंट रिलीज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट है वो सप्लायर से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, परचेज करने के बाद वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएगा, फिर सेल्स डिपार्टमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और उनको मार्केट में सेल्स करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है फीडबैक लेगा, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करेगा, रिसर्च डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट को नए अपडेट करने में, अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है कि आपको अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी हार्मोनी में रहना है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन, रिपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि स्ट्रक्चर होती है तो हर कोई एक दूसरे को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है तो जो असिस्टेंट मैनेजर है वो ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, ब्रांच मैनेजर है वो रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, रीजनल मैनेजर है वो जोनल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, जोनल मैनेजर है वो कंट्री मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या फंक्शन है कि आपको अपने सबऑर्डिनेट से तो रिपोर्ट लेनी है और आपको अपने सुपीरियर को अपनी रिपोर्ट देनी है। तो ये आपका क्या रहता है, एक फंक्शन रहता है। तो द मैनेजर हैज टू कीप अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑनगोइंग task and it is the sole responsibility of the manager to report the updated status to the higher authorities while all the employees are bound to report to the manager. next क्या है, बजटिंग। कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए एक टाइम फ्रेम होगा और उसका एक बजट डिसाइड होगा, अमाउंट डिसाइड होगा, तो आपको उसकी बजटिंग भी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो एज ए प्रोडक्ट मैनेजर आपको उसकी बजटिंग बनानी पड़ेगी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए या 6 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर आपने 5 करोड़ की बजटिंग की है तो वो कैसे कैसे खर्च होंगे, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में,
जगह जगह पर डेमो देने में, डिस्काउंट देने में, तो आपको उन सबका प्रॉपर वाइफरकेशन करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो जो आपने 5 करोड़ रुपए का है बजटिंग की है, वो बजटिंग है उससे ओवर ना हो। तो ये भी क्या होगा, मैनेजमेंट का फंक्शन होगा। तो एक टास्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम एज वेल एज इट शुड बी कॉस्ट एफिशिएंट। So the manager needs to be well sure that all the amount invested in the project doesn't exceed the budget given, and in case of imbalance the budgeting manager has to report to the management. For example, जैसे कि है अगर बजट है वो अलाउ करता है कि इस टास्क में हम 3 ही एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं, तो आप उसको 5 एम्प्लॉयज़ को नहीं रखोगे। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप केवल 3 एम्प्लॉयज़ को ही उस टास्क को क्या करोगे, असाइन करोगे। तो इसे हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बजटिंग बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर से कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।